अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द ब्रेनिक्स एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा जो है वो एज अ डेमो लेक्चर है। और इसके लिए जो मैंने टॉपिक चूज किया है वो प्रोबेबिलिटी का लेक्चर चूज किया है। ठीक है। तो ये जो आपके पास प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है ये आपके पास हर टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं और इवेंट हैपनिंग सैंपल स्पेस आपके पास क्या चीज़ होती है। तो ये तकरीबन जो टॉपिक है ये हर टेस्ट के अंदर इजीली पूछा जाता है। ठीक है। तो ये आपने टॉपिक करना है लाजमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अक्सर अगर आप कोई टेस्ट देने जाते हो तो वहां पे आपको पता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ रहे होते हैं और आपको समझ भी नहीं आ रहा होता कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो उस टाइम पे वो जो आपके मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं वो प्रोबेबिलिटी के चैप्टर के अंदर से होते हैं। ठीक है। तो बगैर टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग में उसने बताया है कि प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ होती है। तो ये हमारी एकेडमी के अपने नोट्स हैं। ठीक है, ये जो है वो खुद राइट किया मैंने। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में प्रोबेबिलिटी की मेन डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। उसके बाद मैंने नीचे कुछ जो है वो इसके की पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व किया हुआ है नीचे, और आपको पता है कि एग्जाम्पल आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेफिनेशन बहुत कम आती है। मेन चीज आपके पास जो होती है वो क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आप अंडरस्टैंड कर लें कि प्रोबेबिलिटी क्या चीज हो। तो प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इन सिंपल वर्ड्स इज हाउ लाइकली समथिंग इज टू हैपन। जब भी आपके पास कोई इवेंट या कोई चीज अगर हैपन हो रही है तो उस चीज को हम कहते हैं कि वो आपके पास क्या है, वो आपके पास प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। तो मेन अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी तो आपने ये कहना है कि समथिंग हैपन, समथिंग हैपनिंग या समथिंग हैपन इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। तो नीचे भी कुछ सिंपल वर्ड में मैंने इसको डिफाइन किया है कि इट इज अ नंबर दैट टेल्स द चांस ऑफ एन इवेंट हैपनिंग। तो ये आपके पास कोई ऐसा डिजिट होता है, कोई ऐसा नंबर होता है, फॉर एग्जांपल ये एक्स होता है। तो ये आपको ये बताता है कि आपने कोई भी इवेंट किया है तो उस इवेंट के हैपन होने के कितने चांस। इस चीज को थोड़ा सा एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि प्रोबेबिलिटी क्या चीज है। और उसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन गिवन होंगे तो क्वेश्चन में आपको कैसे पता चलेगा कि आपने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि जब आप टेस्ट देने जाते हो तो वहां पे जो स्टेटमेंट लिखी होती है और मिक्सअप होता है, तो वहां पे आपको ये नहीं समझ आ रहा होता कि किस क्वेश्चन के अंदर कौन सा फॉर्मूला जो है वो यूज होना है। ठीक है। तो अब मैं आपको साथ साथ हर क्वेश्चन के अंदर भी बताती जाऊंगी कि किसके अंदर आपने किस वे से जो है वो किस फॉर्मूले को यूज करना है। तो सबसे पहली हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे उसने क्वेश्चन के अंदर ही मेंशन कर दिया है कि आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। वो कहता है कि आपके पास एक सिक्का है। ठीक है, एक सिक्के की बात कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि आपके पास दो सिक्के हैं। अ कॉइन, एक सिक्का। तो यहाँ पे ये ए आपके पास मैटर कर रहा है, यहाँ पे वो दो भी कह सकता था, यहाँ पे वो तीन सिक्के भी कह सकता था। तो क्वेश्चन उसने फिलहाल ये आसान लिखा हुआ है क्योंकि बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो टफ क्वेश्चंस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके स्लो स्लो करके आपके पास आते जाएंगे। लेकिन डायरेक्ट जो है वो हम टफ क्वेश्चंस पे नहीं जा रहे। ठीक है, थोड़ा बेसिक से हम एडवांस लेवल के ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे उसने कहा कि आपके पास एक सिक्का है, आपने उसे टॉस किया है। ठीक है, यानी सिक्के को आपने फेंका है, आपने उसको फ्लिप किया है, अक्सर फ्लिप भी लिखा होता है। ठीक है, और ये बताओ कि जब आपने सिक्के को फ्लिप किया है, यानी फॉर एग्जांपल आपका हाथ है, आपने जो है वो सिक्के को फ्लिप कर दिया है। ठीक है, टॉस किया है, तो ये बताएं कि कितने चांसेस हैं कि जो ऊपर वाला पार्ट है, जो फर्स्ट वाला पार्ट है, उस पर हेड आएगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है सिक्का जो होता है उसमें दो ही चांसेस होते हैं, या तो हेड होता है या टेल होता है। ठीक है, उसके टोटल जो चांसेस हैं वो दो होते हैं, लेकिन इस सवाल में वो कह रहा आपको आपको कितना अंदाजा है, यानी कितने आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो है वो अंदाजा लगा के बता सकते हो कि जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका वो क्या होगा, वो हेड आएगा। अब आपने इस चीज को क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दे के बताना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे मेन चीज ये है कि आपको सवाल समझ में आ जाए।
तो सबसे पहले याद रखिएगा, आपको पता है कि आपके पास एक कॉइन है, कॉइन में दो ही चांसेस होते हैं, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। तो वो जो हेड और टेल है उसको आपने ऐसे एक सेट की शक्ल में लिख देना है। तो देखिए सेट के अंदर मैंने एच जो है वो हेड को शो कर रहा है, टी जो है वो मेरा टेल को शो कर रहा है। ये टोटल जो चांसेस है सिक्के के वो हेड है और टेल है, इसको मैंने सेट के अंदर लिख दिया। ठीक है, अब ये जो सेट के अंदर आपने लिखा है इसको कहते हैं पॉसिबल आउटकम्स, या इसे एस भी कहते हैं, एस भी से अक्सर कहा जाता है, इसे कहते हैं सेट ऑफ सैंपल स्पेसिस। तो सैंपल स्पेस ऐसा सेट होता है जिसके अंदर टोटल और मैक्सिमम चांसेस आप लिखते हो किसी भी चीज के, तो उस सेट को आप कहते हो कि वो आपके पास सैंपल सेट है, या इसे आप आउटकम सेट भी कह सकते हो, आपकी मर्जी है, जो भी आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें। आपका मेन काम बस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, उसके बाद एक चीज याद रखिएगा कि ये जो आपके पास सेट गिवन है इसके अंदर दो एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट आपके पास ये है, दूसरा एलिमेंट आपके पास ये है। तो इसका मतलब टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, टोटल आपके पास दो एलिमेंट्स हो गए। इसको अक्सर कहते हैं कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी का मतलब ये होता है कि सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, फिलहाल दो हैं तो उसने दो लिख दिया, अगर तीन होते तो आप तीन लिखते, चार होते तो आप चार लिखते, इस तरीके से पांच होते तो पांच लिख दे। तो अक्सर सेट है, फॉर एग्जांपल इस टाइम पे मेरे पास जो एस सेट है उसकी जो कार्डिनैलिटी है वो कितनी होगी, दो होगी। कार्डिनैलिटी को हम किससे शो करते हैं, ऐसे डबल लाइन से शो करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे डबल लाइन लगाई हुई है। अक्सर जब आप क्वेश्चन का कहीं भी सोल्यूशन देखोगे ऐसे लिखा होगा कि एस मॉड इज इक्वल टू टू। सिंपल छोटी क्लासों की अगर लैंग्वेज में पढ़ा जाए तो इसे एस मॉड कहते हैं, बट इन रियलिटी ये मॉड नहीं है, ये कार्डिनैलिटी को शो करता है। एक मोड भी होता है, सिंपल मोड होता है, अक्सर आपने देखा होगा। थोड़ी बहुत अगर आपकी कुछ मैथ अच्छी हो तो आपको पता होगा कि मोड का काम क्या होता है। मोड जो है वो हर नेगेटिव चीज को जो है वो पॉजिटिव कर देता है। तो जैसे -2 है, तो जब मोड होगा वो क्या करेगा, इसे प्लस का 2 कर दे। तो ये सिंपल मोड होता है। लेकिन ये देखें कि ये आपके पास इधर एलिमेंट के ऊपर अप्लाई हो रहा है, लेकिन ये जो है सेट के ऊपर डिफाइन हो रहा है, जिसकी वजह से इस टाइम पर ये एज अ कार्डिनैलिटी के वर्ड के तौर पे इस्तेमाल हो। ठीक है, और दूसरे टाइम पर ये क्या होगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम एलिमेंट एक फिक्स नंबर के ऊपर चेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम इसे मॉड का नाम देंगे। ये मॉड का क्वेश्चन लास्ट टाइम जो जिलेदार का टेस्ट हुआ उसमें आया हुआ था, उसने एक वैल्यू दी हुई थी मॉड की, और बताया हुआ था कि यहाँ से एक्स की वैल्यू बताओ कि आपके पास एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो ये मोड के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट में हमारा जो सेशन होगा इसमें हम हर टाइप के जो है वो क्वेश्चन है, हर चीज को सॉल्व करेंगे। हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जाएंगे, ताकि जिसकी मैथ वीक है उसकी भी अच्छी हो जाए, और जिसका बेसिक अच्छा है उसका जो मैथ का कंसेप्ट है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो इससे ये होगा कि आपका जो है ना हर लिहाज से आपकी जो मैथ है ना बिल्कुल फुल स्ट्रांग हो जाएगी, और जो भी मैथ का आपका एमसीक्यूज आएगा आप उसे विद इन सेकंड जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखें। अच्छा, ये टोटल आउटकम्स थी जिसका आपको ऑलरेडी पता था कि टोटल आउटकम्स तो आपके पास हर सवाल के अंदर गिवन होती ही हैं, जाहिर बात है। देखिए आपको पता है एक सिक्का आपने उछाला है, तो टोटल जाहिर बात है उसकी दो ही साइड होंगी, या तो हेड होगा या तो टेल। अब फेवरेबल आउटकम फॉर गेटिंग अ हेड, ये जो क्वेश्चन के अंदर आपको कंडीशन गिवन होती है उसे कहते हैं फेवरेबल आउटकम। जो क्वेश्चन में गिवन होते हैं, यहाँ पे देखिए हेड गिवन है, जस्ट हेड गिवन है, देखें टेल नहीं लिखा, या उसने हेड और टेल साथ साथ नहीं लिखा। क्वेश्चन, आपका मेन काम जो है वो क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है, यहाँ पे सिर्फ उसने हेड की बात की है। तो इसलिए अब आपने जो दूसरा सेट बनाओगे आपने उसे हेड का नाम देना है, यानी कि उसके अंदर सिर्फ हेड लिखना है या एच भी लिख दे, आपकी मर्जी है। और क्योंकि उसने सिर्फ एक वैल्यू दी थी, इसलिए इसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी, जस्ट वन हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे वो कहता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड टेल, यानी ऐसे लिखता, एच से लिखता वो हेड, और इधर से वो लिखता टेल, मतलब दो चीजें गिवन देता, तो तब इसकी कार्डिनलिटी आपके उस टाइम पर जो है वो दो हो जाती। लेकिन फिलहाल उसने खुद जो है वो हेड का वर्ड गिवन दिया है। या फॉर एग्जाम्पल, अब ये जैसे उसने हेड लिखा है, इसकी जगह पर वो टेल भी लिख सकता था, तो याद रखिएगा अगर इसकी जगह पर वो टेल लिख दे तब भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने का मेथड सेम ही होगा। वो मैं खुद बताती हूँ आगे जाके कि क्यों वो सेम होगा मेथड। अच्छा देखिए, हेड आपको पता है हेड के जो सेट है इसमें एक ही एलिमेंट है, तो इसका मतलब इसकी जो कार्डिनैलिटी है वो कितनी है, इसकी कार्डिनैलिटी वन होगी, क्योंकि सेट में जस्ट एक एलिमेंट है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ये भी समझना स्टार्ट कर देते हैं, वो कहते हैं देखो एक, दो, तीन, चार, ऐसे भी काउंट
भी कुछ बच्चे वैसे कर लेते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे 4 होना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? देखें, जब भी आप दो एलिमेंट लिखते हो तो दरमियान में आप कोमा लगाते हो। ये जो कोमा है ये बताता है कि एक एलिमेंट आपके पास ये है, दूसरा एलिमेंट ये है। ठीक है, तो ये दो एलिमेंट है, दरमियान में कोई कॉमन नहीं है, ये एक ही लफ्ज है, तो इसकी वजह से ये एक ही लफ्ज है, दरमियान में कोई कॉमन नहीं है, ये डिफरेंट चीज नहीं है, ये सेम चीज है। तो जिसकी वजह से आप इसे वन ही काउंट करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपने क्या सीखा? आप आपने ये देखा कि टोटल आउटकम्स आपके पास कितनी है, जिसे एस कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। और जो फेवरेबल आउटकम्स है, यानी जो क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है, वो क्या गिवन है? वो आपके पास वन गिवन है, यानी आपके पास जस्ट हेड गिवन था, यानी वन कार्डिनलिटी गिवन। फिलहाल आपने दो चीजों को क्वेश्चन के अंदर से जो है वो निकाल लिया है। अब आपने क्या करना है? आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी का होता है एक सिंपल जनरल फॉर्मूला। ठीक है, वो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है। पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। अब ये ई क्या चीज है? ई होता है इवेंट। इवेंट का मतलब ये चीज, ये जो आपके पास सेट एच बना है ना, इसको अक्सर बुक्स के अंदर ई लिखा होता है। ठीक है, तकरीबन अक्सर के मोस्टली बुक्स में ई ही लिखा होता है। तो ये जो फेवरेबल आउटकम का सेट है, इसे ई कहते हैं। और ये जो आपके पास आउटकम का सेट होता है, इसे आप एस कहते हो। ठीक है, अगर कहीं पे एस लिखा है तो आपको खुद पता होना चाहिए कि आउटकम होगी। और अगर ई लिखा है, इवेंट लिखा हुआ है, तो यानी वो जो क्वेश्चन में आपको चीज गिवन थी, ये वो चीज होगी। तो आपको खुद अब माइंड में इस चीज का कंसेप्ट ले लेना है कि यहाँ पे ये चीज ये है। तो फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का? पी ऑफ ई, यानी आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, किसकी? ई की निकाल रहे हो। वो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अभी आपको जबानी याद होगा, जो फेवरेबल आउटकम्स है उसकी तादाद कितनी थी? वन थी। ओवर, और अभी हमने टोटल आउटकम्स निकाली थी, यानी कि जो एस है, एस की कार्डिनलिटी कितनी थी? दो थी। तो क्या आ जाएगा? 1/2। तो सिंपल, ये आपके पास वैल्यू क्या बन गई? 1/2 बन गई। तो आपका जो चार आपको सारे मतलब ऑप्शंस गिवन होंगे, उसमें से जो 1/2 है, वो आपके पास आंसर होगा। अब एक चीज याद रखिएगा, लाजमी या बट्टे में ही हो, तो आपके पास वहां पे जो है वो पॉइंट में वैल्यू भी गिवन होती है। लास्ट टाइम जो जिला का टेस्ट हुआ था, उसमें जो उसने ऑप्शंस दिए थे ना, मोस्टली वो पॉइंट्स में दिए हुए थे। तो यानी यही है कि जो भी अक्सर टेस्ट आते हैं, मोस्टली वो पॉइंट में देखते हैं। वो इस वजह से वो देखना चाहते हैं कि बच्चे की मैथ थोड़ी स्ट्रांग है कि नहीं है। तो अक्सर औकात ना, ये जो अक्सर, इवन के ये आप देखें कि जिन लोगों ने एमएससी मैथ की होती है ना, उनकी भी डिवीजन थोड़ी वीक होती है, क्योंकि ये थोड़ा बेसिक मैथ होता है ना, तो उनका इस चीज से जो है ना, वो डेली लाइफ में जो है वो उनका इससे कुछ लिंक नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें इस चीज का कंसेप्ट भी नहीं होता। तो मैं थोड़ा सा आपको यह डिवीजन करके भी बता देती हूँ, लेकिन नेक्स्ट में मैं जाऊंगी तब मैं डायरेक्ट करूंगी, तो इसलिए मैं आपको स्टार्ट में ही पहले एग्जाम्पल अच्छे से समझा रही हूँ, ताकि जब आप आगे जाओ तो आपको इतनी स्पीडली क्वेश्चन समझ आ जाए कि आप बस एक लाइन लिखो और डायरेक्ट उसका आंसर बता दो। बिकॉज वहां जाके आपके पास टाइम नहीं होता कि आप एक एक चीज लिखने बैठो, डिवीजन करो, सॉल्व करो। और दूसरी बात ये कि वहां पे इतनी स्पेस भी नहीं होती। और जो मैथ का पार्ट होता है, आपको पता है कि जब आप पीपीएससी देने जाते हो, नीचे छोटी सी जगह होती है, उस पे कह रहे होते हैं कि लिखो, अदरवाइज तो क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखने भी अलाउ नहीं होता। तो आपकी थोड़ी बहुत माइंड पे इतनी ग्रिप होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन थोड़ी सी जगह पे लिख के ना जल्दी से उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, और आपको पता है टाइम तो वैसे ही कम होता है, सारी बात है, आप इतनी कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते। अब ये भी नहीं है कि आप बाकी एमसीक्यूज को छोड़ दो और सिर्फ मैथ पे लगे रह जाओ। तो हालांकि मैथ पे अगर आप वहां ये पूरा घंटा भी लगाओ, तब भी आपके पास कम पड़ जाएगा, प्रॉब्लम आपसे फिर भी मुश्किल से सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए यही है कि आप जो है प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, और जो है विद इन स्पीड से ना क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। अब देखिए, आपको पता है कि नीचे वाली चीज हमेशा बाहर आती है, और जो ऊपर वाली चीज है ना, वो हमेशा अंदर आ जाती है, वो अंदर आ गई। अब देखिए, अब अंदर जो है वो आपके पास छोटी वैल्यू है, बाहर आपके पास बड़ी वैल्यू है। अब आप डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप दो एकम दो करोगे तो नीचे वाली चीज बड़ी हो जाएगी, ऊपर वाली छोटी हो जाएगी, तो यहाँ पर आप माइनस नहीं कर पाओगे और ये कंडीशन नहीं बनती। तो ऐसे टाइम पे आप पॉइंट का इस्तेमाल करते हो, जिससे सिंपल मैथ की लैंग्वेज में इशारिया कहते हैं। तो इशारिया क्या करता है? इशारे का काम ये होता है कि इशारे को आप हमेशा ऊपर लगाते हो, और इशारिया लगाने से आपके पास बहुत सारे जीरोस आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपने अपनी कंडीशन के मुताबिक कि आपको सिर्फ एक जीरो की जरूरत थी, आपने लगा दिया। ठीक है, अब आपको पता 10 हो गया, तो दो पांच सिंपल 10 होता है। रिमाइंडर आपने ऑलवेज जीरो ही लाना होता है, ये मैं पहले ही बता दूं। ठीक है, कि मैं सिंपल डिवीजन कर रही हूँ, ये ना कोई जीसीडी है, ना ही ये कोई एलसीएम है, ना ही ये कोई एचसीएफ है, ये सिंपल डिवीजन है। किसी भी जो बटे वाली रकम है उसे हल करने का मैं सिंपल वे बता रही हूँ बस।
तो अब देखें, आपके पास जब भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब ऊपर आपके पास 0.5 है, इसको आप लिख सकते हो 0.5। तो सिंपल वैसे क्वेश्चन यही था कि सॉल्व होता है, आगे नहीं जाता बिल्कुल भी। लेकिन अगर आप इसको परसेंटेज की शक्ल में भी लेके जाना चाहो तो उसका वे ये होता है कि पॉइंट के बाद, मैं शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ कैसे आप किसी रकम को परसेंटेज में देख के कन्वर्ट करते हो, कैलकुलेशन के जरिए नहीं। ये शॉर्ट ट्रिक है, वहाँ इतना टाइम नहीं होगा कि आप पहले परसेंटेज को हल करो, उसको मल्टीप्लाई करो 100 से, इतना करते करते आपके पास तो वहाँ टाइम बचेगा ही नहीं। बाकी एमसीक्यूज भी आपने सॉल्व करने होंगे, बाकी चीजें भी आपने करनी होंगी। तो अब मैं जो है आगे बताती हूँ आपको कि देखिए 0.5 है। शॉर्ट ट्रिक आपके पास अब क्या है, शॉर्ट ट्रिक ये होती है यहाँ पे, देखिए पॉइंट के बाद आपके पास जो भी नंबर लिखा होता है, जो मर्जी आपके पास नंबर लिखा है पॉइंट के बाद, आपने क्या करना होता है, उस नंबर को ना लिखना होता है। यहाँ पे क्योंकि 5 लिखा है तो मैं 5 लिख रही हूँ, ओवर। फिर ये पॉइंट है, पॉइंट के नीचे बिल्कुल आपने हमेशा 1 लगाना होता है, ठीक है। पॉइंट के बाद आपने ऑलवेज यहाँ पर 1 लगाना होता है, देखिए आपने 1 लगा दिया। उसके बाद पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं आपके पास, पॉइंट के बाद आपके पास जो है वो जस्ट 1 नंबर है। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपल 1 आ जाएगा। और आपका, आपको सिंपल पता है इसके बाद कि ये 1 है, इसके बाद 5 है, 5 के बाद भी अगर आप सिंपल देखो तो आपके पास 0 आ सकता है। तो ये आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी। और सिंपल जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास वो क्या आ जाएगा, 50% आ जाएगा। अच्छा एक बात याद रखिएगा, वैसे ना अक्सर बटे में भी आ जाती है वैल्यू, लेकिन आपको बटे वाली वैल्यू को ना, मेन चीज ये वाला स्टेप है आपके पास, ये वाली चीज, इतनी सी चीज है बस। या ऑप्शन ये होता है या ऑप्शन ये होता है। तकरीबन 99.9 जो आपके पास टेस्ट आता है ना, उसमें जो ऑप्शंस होते हैं वो दोनों में से एक ही होता है, ठीक है। या बटे में होगा या पॉइंट में होगा। वैसे बटे में भी कम ही होता है, पॉइंट में होता है। तो आप डिवीजन का वे थोड़ा समझ लो, अगर नहीं समझ आती है आपको इस वे की भी, तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, मैं आपको समझा दूंगी अलग से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख रहे, अ फेयर डाइस इज रोल्ड, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन। तो सबसे पहले आपके पास उसने एक डाइस ले लिया है, डाइस आपके पास क्या होता है, ये आपके पास डाइस है तो आप खेलते रहते हैं, सारी बात है। तो ये एक डाइस है, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर आपके पास एक डाइस है, आप उसको क्या करो, रोल करना है, यानी आपने उसको फेंका है, रोल किया उस डाइस। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके पास ये जो डाइस है, इसमें टोटल कितनी साइड्स होती, टोटल फिलहाल आप टोटल बता रहे हो, तो टोटल जो आपके पास इसमें नंबर्स होते हैं वो 1 2 3 4 5 होते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है, जैसे ये 4 लिखा हुआ है, इधर 6 है, तो दूसरी साइड पे इसका 1 होगा, फिर 5 होगा, फिर 3 होगा, ठीक है। दोनों टोटल साइड्स पे जो नंबर्स हैं वो कितने हैं, या तो 1 होता है, यानी कि 2 डिजिट्स होते हैं, 3 4 5 6, तो टोटल 6 ही साइड्स होती हैं। और कहीं पर 1 डॉट होता है, कहीं पे 2 होते हैं, फिर एक जगह पे 3 होते हैं, फिर एक पे 4, फिर 5 और 6, टोटल डॉट्स आपने बता दिए, ठीक है। टोटल डॉट्स आपके पास 6 होते हैं। और आपको पता है इस सेट को आप सेट ऑफ आउटकम कहते हो या एस कहते हो, सैंपल स्पेस का आप इसको सेट कहते हैं। सबसे पहले आपने अपनी टोटल आउटकम लिख ली है, ठीक है, क्योंकि उसने सवाल में बता दिया कि आप डाइस की बात कर रहे हो, तो आपको पता चल गया कि इसमें टोटल 6 साइड। अच्छा और सबसे अहम बात, वो कहता है कि एक एक डाइस को जो है वो रोल किया है उसने, 2 को नहीं किया। जब एट अ टाइम आप 2 डाइस को भी रोल कर सकते हो तब क्वेश्चन लंबा हो जाएगा और बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। वो मैं आगे जब हार्ड प्रॉब्लम्स करवाऊंगी उसमें हम दो दो डाइस को रोल करेंगे एट अ टाइम, और वहां पे हम जो है उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे। फिर 3 को भी इस तरीके से रोल कर सकते हैं, 4 को भी कर सकते हैं, 5 को भी कर सकते हैं, लेकिन जितनी जितनी वैल्यूज आपके पास इंक्रीज होती जाएंगी क्वेश्चन उतना ज्यादा जो है वो डिफिकल्ट होता जाएगा। तो फिलहाल हम इजी वाले स्टेप से कर रहे हैं, अब स्लो स्लो हम हार्ड पे चलते जाएंगे, ठीक है। अच्छा उसने फिर नेक्स्ट में क्या कहा कि आपके पास जो है वो क्या है, एक डाइस था, ठीक है, आपने उसको रोल कर दिया, आपने निकालनी है उसकी प्रोबेबिलिटी। अब जारी बात है क्वेश्चन देख के आपको समझ लग गया कि आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा उसने एक और बात कही है, आपको पता है पिछले क्वेश्चन में ई गिवन था, इवेंट गिवन था, पिछले सवाल में हेड उसने दिया हुआ था, इस सवाल में भी वो इवेंट की बात करेगा, इवेंट लाजमी आपको गिवन होगा, ठीक है। इवेंट अगर गिवन नहीं होगा तो सवाल हल ही नहीं हो पाएगा। अब इवेंट उसने दिया नंबर <<4। वो कहता है अब आपने ऐसा सेट लेना है, जो आपने ई बनाना है, जो ई इवेंट आपने बनाना है, आपने वो नंबर लेने हैं जो 4 से छोटे हों, ठीक है। क्वेश्चन में मेंशन कर दिया उसने <<4।
अब देखिएगा, लेस देन 4 की बात कर रहा है, मैथ की लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं, लेस देन 4। ठीक है, लेस देन 4 की बात करें, सबसे अहम बात। अब जो सेट आप लिखोगे उसमें आप लिखोगे 1 2 3, 4 आपने इंक्लूड नहीं करना, ये क्रॉस लगा 4 के ऊपर। क्यों इंक्लूड नहीं करना? क्योंकि यहाँ पे उसने क्या, लेस देन, यहाँ पर उसने इक्वल की बात नहीं की। अगर वो इक्वल का वर्ड यूज करता तो तब आप 4 को भी इंक्लूड करते, लेकिन उसने क्या कि सिर्फ लेस देन, सिंपल लेस देन है। तो लेस देन का मतलब बस 4 से पीछे पीछे वाले लेने हैं, आपने 4 को इंक्लूड नहीं करना। ये सबसे अहम बात है, क्योंकि अगर आपने एक डिजिट भी कम लिख दिया या ज्यादा लिख दिया, क्वेश्चन आपका सारा का सारा आंसर फुल रॉन्ग हो जाएगा आपके पास। तो जिसकी वजह से आपको हर एक चीज को जो है वो अच्छे बल्कि बारीक पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना। तो टोटल अब आपके पास 4 इंक्लूड नहीं है, टोटल कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। यानी जो इवेंट है, जो फेवरेबल आउटकम है, उसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 3। ठीक है, तो टोटल देखें आपके पास 3 जो है वो फेवरेबल आउटकम्स हैं। फॉर्मूला सेम वही रहेगा आपके पास। देखिए वही फॉर्मूला था, पी आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, ये इवेंट ई है, यहाँ पे ई लिखा होता है अक्सर। तो ई आपके पास क्या गिवन था, नंबर लेस देन 4। ठीक है, ई लिख दो, ये लिख दो, आपकी मर्जी है। अब देखिए आपके पास कितनी फेवरेबल आउटकम्स गिवन थी, 3 गिवन थी। ओवर ये फॉर्मूला है, जो ऊपर फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ था उसके अंदर वैल्यू पुट करी, फॉर्मूला अब आपको जबानी इसको याद कर ले, रिमेम्बर कर ले इस फॉर्मूले को जबानी। तो अब ऊपर आप क्या लिखोगे, आप अब लिखते हैं ऊपर अपनी फेवरेबल आउटकम्स, नीचे लिखते हैं टोटल आउटकम। तो 3/6 हो जाएगा, 3 2 6, 1/2 हो गया, और आपको पता है 1/2 0.5, सिंपल। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपनी प्रोबेबिलिटी जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा समीउल्लाह वॉइस कम आ रही है, अच्छा चलो ठीक है, मैं जरा माइक पास करके बोलती हूँ। अच्छा ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया यहाँ तक? अगर नहीं आया तो मुझसे पूछ ले यहाँ तक, देन मैं आगे मूव करती हूँ। कौन सा क्वेश्चन जो है वो वैसे रिपीट करना, मुझे बता दें अभी। फर्स्ट वाले एग्जांपल की बात करें या इसकी बात करें? किसकी बात कर रहे हैं? अच्छा देखिए, अब सबसे पहले आपका काम होता है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना। इसमें सबसे पहले उसने कहा था आ फेयर डाइस, तो इसका मतलब एक आपके पास डाइस होगा। तो एक अगर डाइस की वो बात करेगा तो टोटल साइज जो है, जो नंबर्स लिखे होते हैं उस पे, एक साइड पे 1 लिखा होता है, एक साइड पे 2 डिजिट्स होते हैं। देखें इस पे 4 नंबर्स है तो ये इसको 4 का नाम देगा। ये 6 है, इसको 6 का नाम देगा। इसमें 2 है, देखें इसे 2 का नाम देगा। इधर 1 है, इसे 1 का नाम देगा। इधर 5 है, इसे 5 का नाम देगा। इधर 3 उगते हैं तो उसे 3 का नाम देगा। ठीक है, मतलब डॉट वाइज उसने नंबर से नंबर्स लिख दिए। टोटल आपके पास कितने एलिमेंट्स हो गए, 6। तो देखिए टोटल आउटकम आपके पास कितने हो गए, 6। उसके बाद क्वेश्चन में उसने मेंशन दिया था कि जो आपने इवेंट लेना है वो लेसन 4 लेना है, और उसने इक्वल की बात नहीं की, तो इसकी वजह से आप 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे। गिनती इसके अंदर देखिए 1 से शुरू है। अब ये ना हो आप मुझसे पूछना स्टार्ट कर दे मैम 0 इंक्लूड क्यों नहीं किया। तो जीरो देखो, डाइस के अंदर जीरो नंबर है ही नहीं। उसमें 1 2 3 4 5 6 है, जीरो तो उसके अंदर खाली वाली जगह तो होती नहीं है, ब्लैंक स्पेस तो वहाँ नहीं होती। तो सारी बातें गिनती 1 से ही शुरू होगी। तो 1 2 3 आपके पास आ जाएगा, 3 आपके पास क्या होगी, इसकी फेवरेबल आउटकम्स हो गई। देखिए 3 फेवरेबल आउटकम्स हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऊपर आपके पास आती है फेवरेबल आउटकम, नीचे आती है टोटल आउटकम। फिर आपने सिंपल जब डिवाइड किया, ये वाला ऊपर वाले क्वेश्चन कितना ही आया, 1/2, तो 0.5 आ गया। अच्छा यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, आपकी जो वैल्यू है वो 0 से 1 के दरमियान में रिवॉल्व करती है। ये मैं एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है कि जब आप प्रोबेबिलिटी के सवाल को हल करते हो तो जो आपके पास आंसर आता है ना, वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान रिवॉल्व करेगा, मतलब 0 या 1। आपको पता है कि 0 होता है और 1 है, इसके दरमियान में बहुत सारे नंबर्स हैं। कौन से नंबर्स हैं?
पॉइंट्स वाले नंबर हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 करते 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 गिनती खत्म ही नहीं होगी। तो ऑलवेज आपका जो आंसर है वो इस इसके दरमियान ही रिवॉल्व करेगा, ठीक है। और याद रखिएगा 0, 1 भी इंक्लूड है, यानी 1 भी आंसर आपके पास आ सकता है, 0 भी आ सकता है, ठीक है। ये भी चीज याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप कहो कि भाई 0, 1 नहीं आ रहा, उसके अंदर अंदर वाले नंबर्स आ रहे हैं। तो 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, और उसके अलावा उसके जो अंदर वाले नंबर्स हैं पॉइंट्स वाले, 0 पॉइंट समथिंग वाले, वो भी आपके पास आ सकते हैं। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट में वो आपको कह रहा है कि 1 कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अच्छा, कार्ड्स वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बेशक अगर आपने कार्ड्स कभी खेले होंगे, वैसे अगर नहीं भी खेले तो आप ना कुछ बातें कार्ड्स के अंदर याद रख लें कि टोटल जो आपके पास कार्ड्स होते हैं, ये जो ताश के पत्ते होते हैं, टोटल ये आपके पास 52 होते हैं। इस क्वेश्चन में बाय चांस आपको गिवन है, अदरवाइज क्वेश्चन के अंदर कभी भी मेंशन नहीं होता कि आपके पास इतने कार्ड्स गिवन है। सिंपल उसने बस सवाल लिखा होता है कि आप सिंपल क्या निकालो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग, किंग कार्ड की आपने निकालनी होती है। तो यहाँ पर बाय चांस उसने दिया हुआ है, बट आप इस चीज को जबानी फिंगर टिप्स पे याद कर लें। तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, ऑलवेज आपके पास 52 होते हैं। जैसे आपको ऊपर पता था कि सिक्के के अंदर हेड और टेल होता है, उसने कौन सा क्वेश्चन में दिया था कि आपके पास जो है वो हेड और टेल है। इस तरीके से जब आपने ऊपर डाइस की बात की थी, उसने कौन सा मेंशन किया था कि टोटल आपके पास जो है वो 6 जो है वो साइड्स होती हैं, वो भी आपको खुद पता थी। सिमिलरली कार्ड्स के बारे में भी आपको खुद पता होना चाहिए कि टोटल जो है कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। अब क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। अच्छा, अब देखें, टोटल आपको कार्ड पता था, अब वो सवाल के अंदर कह रहा है कि 1 कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो वो कहता है कि जो आपके पास कार्ड्स है ना, आपने उसमें से रैंडमली कोई एक कार्ड जो है वो पिक कर लिया है, आपने उठा लिया है। तो अब आप ये बताओ कि वो जो आपने 52 कार्ड में से एक कार्ड उठाया है, तो आपको क्या लगता है कि क्या वो किंग होगा कि नहीं होगा। अब आपने प्रोबेबिलिटी चांस बताना है कि भाई वो कार्ड जो आपने निकाला है वो किंग है कि नहीं है, और कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो कार्ड आपके पास जो है वो किंग कार्ड होगा। तो अब आपने निकाली है इसकी प्रोबेबिलिटी, यानी सिंपल वर्डिंग में आपने चांसेस निकालने हैं कि आपको कितना ट्रस्ट है, कितना यकीन है कि वो जो आपके पास कार्ड आपने पिक किया है, खुद पिक किया है, वो आपके पास किंग होगा। इसको बात को, असल में ये एग्जाम्पल प्रैक्टिकल है, इसको अब करने लगे हम मैथ की लैंग्वेज में कन्वर्ट। तो अब आपने बताना है कि वो कैसे है। तो अब देखें, आपको कुछ ना बेसिक पता होने चाहिए कि टोटल कार्ड आपके पास 52 होते हैं। उसके अलावा किंग के कार्ड्स कितने होते हैं टोटल, ये चीज, ये वैल्यू फिक्स है। टोटल ऑलवेज 52 कार्ड्स होते हैं। जो किंग होते हैं ना, 52 कार्ड्स वो 4 होते हैं टोटल, ठीक है। 4 किंग के कार्ड्स होते हैं। अब किंग के अंदर क्या होता है, किंग ऑफ हार्ट होता है, किंग ऑफ स्पेड्स का कार्ड होता है, किंग ऑफ डायमंड वाले कार्ड होते हैं, और किंग ऑफ क्लब होता है। तो ये सारे कार्ड्स की जो तादाद है ना, हर्ट वाले की होगी, डायमंड वाले की होगी, स्पेड वाले की होगी और क्लब वाले की होगी, 4 4 होते हैं। यानी 52 कार्ड्स हैं, उसमें से जो 4 टोटल, जो 52 में से जो 4 हैं वो हर्ट वाले हैं, जो 4 हैं वो स्पेड्स वाले हैं, और उसके अलावा जो बाकी 4 हैं, एक डायमंड का होता है और 4 क्लब वाले कार्ड होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन चेंज भी आ सकता है, ये चीज याद रखिएगा। तो आपको हर वे से पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से कार्ड्स कितने होते हैं, ये बात मेन है याद रखने वाली। तो अब टोटल सिंपल वो किसकी बात कर रहा था, किंग्स की बात कर रहा था। आपको पता है जितने भी किंग्स होते हैं ना, उसकी तादाद कितनी होती है कार्ड के अंदर, 4 ही होती है। तो इसका मतलब जो इवेंट होगा, जो ई होगा आपके पास, वो कितना होगा, ई की वैल्यू आपके पास ऑलवेज क्या रहेगी, देखिए 4 रहेगी। तो जो इवेंट है आपके पास वो क्या होगा, 4 ही होगा, ठीक है। अब आपने सिंपल फॉर्मूला इसका लिखा, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, ऊपर आप क्या लिखते हो, फेवरेबल आउटकम्स, वो आपके पास कितनी है, 4 है। नीचे आपने टोटल तादाद लिखनी होती है। जब आपने इसको टेबल पे कट किया 13 आ गया। अगर पॉइंट में करना चाहो पॉइंट में कर लो, आपकी मर्जी है, वो आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। तो सिंपल इसको भी जो है वो आप पॉइंट की शक्ल में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कहें तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे पॉइंट में भी कन्वर्ट करना है, अगर आता तो ज्यादा अच्छी बात है, वेल डन। अच्छा, यहाँ मैं एक आपको अहम बात बताने लगी थी स्टार्टिंग में ऊपर, वो 0 1 वाली, देखे हाँ ये वाली बात, की पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ था, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1। यही बात जो मैंने लिखी थी कि प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है ना वो हमेशा
जीरो और वन के दरमियान ही रिवॉल्व करता है। ये पहला अहम पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है कि जीरो मीन इम्पॉसिबल। तो अगर आपके पास आंसर में जीरो आ रहा है, आंसर जीरो आ रहा है, तो उसका मतलब कुछ भी हैपन नहीं हुआ, खाली चीज आई है। एंड मतलब जब आपने आंसर निकाला है तो चीज खाली आ गई है, आंसर जीरो आया है, तो उसका मतलब जो आपने इवेंट हैपनिंग करवाया है वो अक्कर ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो जीरो ये शो करता है कि आपके पास कुछ भी हैपन नहीं हुआ, जो भी आप काम कर रहे हो वो हैपन हुआ ही नहीं है। और वन का मतलब ये होता है कि आपका जो इवेंट है वो पक्का पक्का तौर पे जब हैपन हुआ है। कि जो आपने कार्ड निकाला फॉर एग्जाम्पल, तो वो लाजमी तौर पे, अभी देखें हम किंग वाली एग्जाम्पल कर रहे थे, तो 52 डेक्स में से आपने जो है वो एक जो है वो किंग का निकालना है, और आपने बताना था कि किंग का निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो अगर आपके पास आंसर में वन आ गया तो उसका मतलब पक्का पक्का जो आपने कार्ड निकाला है वो किंग होगा। लेकिन अगर जीरो आंसर आ गया तो उसका मतलब ये है कि वो किंग का कार्ड पक्का, आपको 100% आप श्योर हो कि वो किंग का कार्ड नहीं है, वो कोई और ही कार्ड है, फिलहाल वो किंग का नहीं है। ठीक है, तो जीरो ये शो करता है और वन ये शो करता है। बाकी जो दरमियान वाली वैल्यूज है ना, वो सिंपल प्रोबेबिलिटी शो करती है कि भाई इतने परसेंट चांसेस है कि मे बी हो सकता है, नहीं हो सकता, मतलब मे बी को शो करता है। लेकिन जीरो वन पक्का पक्का शो करता है। और 0.5 जो है इसका मतलब होता है 50-50 चांसेस है। ठीक है, तो 0.5 जो है वो 50-50 चांस को शो करता है कि भाई हो सकता है कि आपके पास चांसेस हैं कि वो किंग आ जाए, और हो सकता है कि वो ना आए, मतलब 50-50 जो है वो आपको वैल्यू बताता है इस चीज की। तो ये एमसीक्यूज के वाले से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दी ये बात। आगे जाएंगे तो देखिए कैसे 50-50 चांसेस आते हैं, इस तरीके से वैल्यूज आएंगी आपके पास। नेक्स्ट अब देखें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड कार्ड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक। ठीक है, अब आप एक चीज याद रखिएगा, जो आपके पास कार्ड्स होते हैं सारे बात है वो कलर्स वाले होते हैं, आपको पता है। तो जो रेड रेड कलर वाले होते हैं ना, उसमें जो रेड कलर के कार्ड्स होते हैं उसकी वो कौन से होते हैं, कितने होते हैं? एक तो हर्ट वाला रेड कलर का होता है, और डायमंड वाला जो है ना, इसमें जो शेप होती है ना उसके अंदर रेड कलर होता है, तो वो रेड की बात कर रहा है। तो डायमंड वाले और हर्ट वाले, इसको जब जमा करें तो वो आपके पास रेड कलर वाले सूट्स बन जाते हैं, रेड कलर कंबाइन हो जाता है, बाकी का कलर ब्लैक होता है। ठीक है, ब्लैक भी पूछ सकता है वो आपसे इस तरीके से। तो आप या तो कार्ड को पहले अच्छे से समझ लें कि क्या चीज होती है, फिर उसके बाद प्रॉब्लम बेशक सॉल्व करने बैठे। अब रेड सूट्स वाले आपके पास हर्ट वाले और डायमंड वाले, तो टोटल जो रेड रेड कलर वाले सारे के सारे होंगे वो आपके पास कितने होंगे? रेड सूट है जो है वो 13 कार्ड्स हैं, तो टोटल वो 13 होंगे। अब देखें हर्ट वाले आपके पास कितने हैं? 13 है। डायमंड वाले भी आपके पास 13 कार्ड्स होते हैं रेड कलर के, तो वो भी 13 होते हैं, वो भी 13 होते हैं। जब आप जमा करोगे तो 26 आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू फिक्स है, मैं पहले ही बता रही हूँ। हर्ट जो रेड कलर के होते हैं वो 13 होते हैं तादाद में, और जो डायमंड रेड कलर के होते हैं वो भी आपके पास 13 होते हैं तादाद में। तो एक बात आप अपने पास याद रखिएगा लाजमी, ये भी फिक्स वैल्यू है। तो आपके पास 26 आ गया। और टोटल कार्ड्स आपके पास कितने? 52 थे। फॉर्मूला सेम यही रहेगा। आपके पास जो इवेंट है वो कितना निकला है? 26 निकला है। और नीचे आपके पास जो इसकी टोटल आउटकम जो आपको गिवन थी सवाल के अंदर, जो टोटल आपके पास कार्ड्स है वो 52 है। 26 को जब आप 52 पे डिवाइड करोगे तो 1/2 यानी 0.5 आ गया। इसका मतलब आपके पास 50-50 चांसेस हैं कि जो आपने जो कार्ड निकाला है वो रेड कलर का होगा, यानी कि रेड रेड कार्ड में से आएगा। ब्लैक भी तो हो सकता है ना, लेकिन 50-50 चांसेस है कि आप जिसको पिक कर रहे हो वो आपके पास क्या होगा? वो आपके पास रेड कलर का होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें। अब बॉल्स वाली एग्जांपल है। आपके पास क्या है? एक बैग है। ठीक है, बैग में डिफरेंट कलर की बॉल्स हैं। ठीक है, अब देखें बॉल्स डिफरेंट कलर की हैं। अब सपोज उसने बता दिया 5 रेड हैं, 4 आपके पास ब्लू हैं, 3 आपके पास ग्रीन कलर के मार्बल्स हैं, जिसको आप सिंपल, हम अपनी नेशनल जो सिंपल लैंग्वेज है उसमें उसको मेरे ख्याल से बंटे शायद कहते हैं, आई थिंक, या जिसको हम इंग्लिश में मार्बल्स भी कहते हैं। आपके पास हुआ है, उसने कलर्स बता दिए हैं कि 5, 4 और 3 ये डिफरेंट कलर्स के हैं। ठीक है, बैग है ये। अब देखिए बैग के अंदर उसने काफी सारी ऐसी छोटी छोटी बॉल्स रखी है, रैंडमली बॉल्स रखी हुई है। ठीक है, रैंडमली बॉल्स रखी है, और ऊपर जिप लगी हुई है। आप ये समझे जिप से आपने उसे बंद कर दिया बैग। अब आपने थोड़ी सी जिप खोली है। ठीक है, आपने उसमें जो है अपना हाथ डाला है, और अब आप एक मार्बल निकालना चाह रहे हो। अब आप ये बताओ सारी बॉल्स तो मिक्स हैं, तो अब जब आप हाथ डालोगे तो आपके हाथ में कौन सी कलर की मार्बल आएगी? ठीक है, अब आपने उसमें हाथ डालना है, अब आपने देखना है कि कौन से रंग की मार्बल आएगी। अब सवाल में ये पूछ रहा है कि जब आप हाथ डालोगे आपने क्या देखना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट ब्लू।
तो अब आप जब हाथ डालोगे तब आप ये देखोगे कि आपके हाथ में कितनी चांसेस हैं कि आपके हाथ में ब्लू कलर की नहीं आएगी। या तो वो कह रहा है ब्लू नहीं आएगी, तो इसका मतलब या तो आपके हाथ में रेड आएगी या आपके हाथ में ग्रीन आएगी। तो वो कहते हैं कि जब आप हाथ डालो तो आपको कितना अंदाजा लगा सकते हो कि आपके हाथ में ब्लू रंग की नहीं आएगी, उसके अलावा जो बाकी रंग है वो आएगी। अब आपने क्या करना है, ब्लू वाले को नहीं निकालना। अब वो जाहिर बात है प्रोबेबिलिटी है, अब आपको तो खुद भी नहीं पता ना कि आप कौन से कलर के पिक करोगे। तो इसको सॉल्व करते हैं टोटल अपनी मैथमेटिकल लैंग्वेज के जरिए। अब देखें, टोटल मार्बल्स कितनी थी, 5 रेड थी, 4 ब्लू थी, 3 ग्रीन थी। जब आपने टोटल को ऐड किया तो आपके पास 12 हो गया। क्योंकि आपको पता है जो सैंपल स्पेस होती है उसमें आप टोटल नंबर्स लिखते हो, तो जिसकी वजह से आपने इन टोटल वैल्यूज को सिंपल क्या कर दिया, ऐड कर दिया टोटल वैल्यू निकालने के लिए।